हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में जो कल क्वेश्चन कराए गए थे वो फेल वाले कराए गए थे ना, फेल और पास वाले। ठीक है, अब फेल और पास आज फेल में और पास में आज भी चलेंगे क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप के होंगे, वेन डायग्राम टाइप के। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, उसी तरीके से समझाते हैं। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो आज के लिए। देखो, किसी परीक्षा में गणित में 35% तथा अंग्रेजी में 25% छात्र पास होते हैं। 25% छात्र पास होते हैं। दोनों में 15% छात्र पास होते हैं। दोनों में 15% छात्र पास होते हैं। तो दोनों में कितने प्रतिशत छात्र फेल होंगे? दोनों में कितने प्रतिशत छात्र फेल होंगे? ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन जरूरी नहीं है केवल फेल और पास पर आए। आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि ऐसा भी दे सकता है कि कुछ परसेंट, जैसे वो कहे कि किसी स्थान पर 35% लोग चाय पीते हैं और 25% लोग कॉफी पीते हैं, 15% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, है ना? या वो कहेगा कि 35% लोग जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं और 25% लोग सादा मोबाइल चलाते हैं और 15% दोनों तरीके के मोबाइल चलाते हैं। तो बताओ ऐसे कितने प्रतिशत है जो किसी भी टाइप का मोबाइल नहीं चलाते? तो लैंग्वेज किसी भी टाइप में हो सकती है, समझ रहे? अब देखो, समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो वेन डायग्राम से करेंगे। ठीक है, कि दो डायग्राम बना लेते हैं। इसने कहा गणित है एक, तो मैथ ले लिया, और एक अंग्रेजी है, इंग्लिश ले लिया। एक मैथ का सर्कल है और एक इंग्लिश का सर्कल है। उसने कहा गणित में 35% पास हैं, 35% पास हैं मैथ में, और 25% पास हैं इंग्लिश में, और 15% पास हैं दोनों में। तो एक कॉमन वाला है हिस्सा बीच वाला, ये वो हिस्सा है, इसमें मैथ वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, गणित और अंग्रेजी दोनों वाले हैं। तो कॉमन वाला हिस्सा लिख दिया। अब एक बात बताओ, मैथ में जो है वो कितने परसेंट पास हैं? 35 पास हैं। और मैथ वाले सर्किल में अभी हमने लिखा कितना है? अभी हमने 15 लिखा है, क्योंकि 15 तो इसका भी है। तो कितना और बचा मैथ में? 20। ठीक है, अब इंग्लिश वाला जो सर्कल है, इंग्लिश वाले सर्कल में टोटल 25 होना चाहिए, 15 है लिखा हुआ, कितना और बचा? 10% बचा। ये समझ आया? अब ये 10% और 20% ये है क्या? अब मैं अगर आपसे पूछूं, केवल नहीं, आपसे पूछा जाए कि मैथ में पास होने वाले कितने परसेंट हैं? मैथ में पास होने वाले हैं 35%। और अगर पूछा जाए केवल मैथ में पास होने वाले, तो केवल मैथ में 20 है, और 20 के 15 जो बचे वो ऐसे हैं वो इंग्लिश में पास है ना? वैसे ही अगर पूछा जाए इंग्लिश में कितने परसेंट पास है? 25। और केवल इंग्लिश में पास, तो केवल इंग्लिश में 10%। समझ आया? तो ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। तो पास हो कितने गए? जोड़ो इन्हें सबको, तो जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 और 15 45। तो 45% जो है वो कहीं ना कहीं पास हैं। तो फेल कितने होंगे? 100 में से घटा दो, कितना आया? 55%। तो 55% छात्र जो है वो दोनों में क्या है? फेल है। समझ आया?
और ये जो वेन डायग्राम बनाना है हमें, ये इस कॉमन के बेस पर ही बनाना है। जो भी चीज कॉमन है ना, अगर ये फेल है तो फेल वाला डायग्राम बनेगा, अगर ये पास है तो पास वाला डायग्राम, है ना। बताऊंगा, और ऐसे भी आएंगे क्वेश्चन, इसमें फेल है और इसमें पास है, बताऊंगा तरीका क्या करना है। लिख लिया? अच्छा, लिखो फिर नेक्स्ट। देखो, किसी परीक्षा में गणित में 60% छात्र तथा अंग्रेजी में 45% पास हैं। गणित में 60% और अंग्रेजी में 45% छात्र पास होते हैं, और दोनों में 30% छात्र पास होते हैं, 30%। दोनों में 30% छात्र पास होते हैं, तो दोनों में कितने प्रतिशत छात्र फेल होंगे? बिल्कुल इसी के जैसा है, करो। कर लिया? 25%। चलो देखते हैं भाई, गणित में तो 60% पास हैं, 60% मैथ में पास हैं, और अंग्रेजी में इंग्लिश में 45% पास हैं, और दोनों में 30% है, तो 30% बीच में लिखा जाएगा। अब मैथ में 60% आना चाहिए, तो 30% और बचा। अच्छा, इंग्लिश में 45 आना चाहिए, तो 15% बचा, 45 माइनस 30। अब टोटल पास वाले हो कितने गए? 30 और 30 60 और 15 75, तो 75% तो ऐसे हैं जो पास हैं, तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 75 यानी 25। 25% ऐसे छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है? फेल। बताओ, समझ आया? कर लेंगे, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे सेम टाइप के थे। अच्छा, लिखो नेक्स्ट, लिखो। अभी ये पास वाले थे, अब फेल वाले लिखो। लिखो, किसी परीक्षा में गणित में 60%, गणित में 60% तथा हिंदी में, गणित में 60% तथा हिंदी में 50% छात्र फेल होते हैं। 50% छात्र फेल होते हैं, और दोनों में 20% यानी 20%, और दोनों में 20% छात्र फेल होते हैं, तो दोनों में कितने प्रतिशत छात्र पास होंगे? तो दोनों में कितने प्रतिशत छात्र पास होंगे? दस परसेंट। देखते हैं, चलो। गणित की बात चल रही है और हिंदी की बात चल रही है, मैथ और हिंदी। मैथ में, गणित में 60% पास थे, फेल थे, सॉरी, और हिंदी में 50% फेल है, और दोनों में 20% फेल है।
तो मैंने आपको बताया जो भी कॉमन दे रखा होगा ना वो डायग्राम बनेगा। अब हम क्रॉस लगा ले रहे हैं फेल के लिए, सही का निशान पास के लिए और गलत का निशान फेल के लिए। तो ये सब फेल है देखो, तो कॉमन में फेल है तो पूरा डायग्राम फेल का बनेगा, कॉमन में पास होता तो पूरा डायग्राम पास का बनता। अब मैथ में जो है 60% फेल है, तो मैथ में 20 तो ये आ गए, कितने और बचे? 40% फेल बचे। वैसे ही हिंदी में 50% फेल है, 20 ये आ गए तो कितने बचे? 30%। तो ये फेल हो कितने गए भाई? 40, 30, 70, 20, 90, 90% तो फेल हो गए। तो पास कितने होंगे? 100 में से घटा दो, कितना आ जाएगा? 10%। ये आंसर है। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। अब लिखो नेक्स्ट। लिखो किसी परीक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी परीक्षा में गणित में 65%, 65%, गणित में 65% और हिंदी में 70%, 70% पास होते हैं। किसी परीक्षा में गणित में 65% तथा हिंदी में 70% छात्र पास होते हैं और दोनों में 10% छात्र फेल होते हैं और दोनों में 10% छात्र फेल होते हैं। तो दोनों में कितने प्रतिशत छात्र पास होंगे? तो दोनों में कितने प्रतिशत छात्र पास होंगे? कर लिया? कितना आया? 45। चलो देखते हैं। मैथ है और हिंदी है। उसने कहा गणित में 65% पास होते हैं, गणित में है 65% और हिंदी में है 70%। क्या है ये? पास है। और दोनों में है 10% फेल, तो 10% कॉमन लिखेंगे, फेल के लिए बताया था गलत का निशान लगा लेंगे। 10% फेल। अब जो मैंने आपको बताया है कि कॉमन वाला डायग्राम बनेगा, अब ये कॉमन में फेल है तो फेल वाला डायग्राम बनेगा। अब देखो ये 70% हिंदी में पास थे, तो फेल कितने होंगे? 30% हिंदी में फेल होंगे। वैसे ही 65% मैथ में पास होंगे, तो 35% जो है मैथ में फेल होंगे। सब्जेक्ट वाइज भी तो 100% होता है। अब देखो हिंदी वाले सर्कल में टोटल आना चाहिए फेल 30, 10 ये है तो कितना बचा? 20% फेल बचा। ठीक, वैसे ही मैथ वाले सर्कल में टोटल आना चाहिए 35, 10 ये है तो कितना बचा? 25% फेल बचा। ठीक, तो अब फेल हो कितने गए? 25 और 20 45 और 10 55, तो 55% छात्र तो फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे? 100 माइनस 55 मतलब 45%। ये आंसर है। बताओ, समझ आया? तो मतलब जिस तरह का भी जो भी हमें कॉमन दे रखा है ना, हम उसी तरह का डायग्राम लेंगे। अब बदलना है तो इनको बदलेंगे, इसको मत बदलना। कभी आप सोचो कि 10% ये पास है ये भी पास है, उसने कहा 10% फेल है, तो कभी आप 90% कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। समझ आया? कर लिया सब लोगों ने? अच्छा, लिखो, चलो एक क्वेश्चन और लिखो।
देखो किसी परीक्षा में गणित में 70% और अंग्रेजी में 60% छात्र पास होते हैं। गणित में 70% और अंग्रेजी में 60% छात्र पास होते हैं, और दोनों में 10% छात्र फेल होते हैं। दोनों में 10% छात्र फेल होते हैं। यदि दोनों में 180 छात्र पास होते हैं, दोनों में 180 छात्र पास होते हैं, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब परसेंटेज तक तो निकालना ही है, निकाल ही सकते हो, तो परसेंटेज तक निकाल के बताओ पहले। हो गया? देखो मैथ है और इंग्लिश है। मैथ में 70% पास हैं और इंग्लिश में 60% पास हैं, और दोनों में जो 10% फेल हैं, तो फेल वाला डायग्राम बनेगा। तो 60% इंग्लिश में पास हैं तो 40% इंग्लिश में फेल होंगे, 70% मैथ में पास है तो 30% मैथ में फेल होंगे। तो मैथ में 30% आना चाहिए, फेल 10 तो ये है, तो 20 बचा, और इंग्लिश में 40% है तो यहाँ 30 बचा। अब फेल कितने हो गए? 30 10 40 और 20 60%। 60% तो हो गए फेल, तो पास कितने हुए? 40% पास हुए, और जबकि पास हैं कितने? तो 40% बराबर 180, और हमें 100% चाहिए, तो 20 दूनी 40 और 20 नम 180। 2% 9 के बराबर है, होता है 100%। 100 बनाने के लिए 50 से गुणा करेंगे, तो 50 से गुणा करेंगे 100% आ जाएगा, और 50 से गुणा करेंगे तो 450। तो छात्रों की जो कुल संख्या थी टोटल वहां पर, वो कितनी थी? 450 थी। बताओ, समझ आया? चलो, ये तो एक ही टाइप के सवाल हो गए, मतलब सब गणित में फेल, इंग्लिश में फेल, पास, है ना। मैंने आपको बताया किसी भी तरह दे सकता है, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, ना एक क्वेश्चन उस तरह का और कर लो। लैंग्वेज, हाँ आपका बिल्कुल ठीक है। अखबार पढ़ने वाले, वो कहेगा अमर उजाला पढ़ने वाले, दैनिक जागरण पढ़ने वाले, दोनों ना पढ़ने वाले, इस तरह भी ठीक है। या साइकिल चलाने वाले और मोटरसाइकिल चलाने वाले, कुछ ना चलाने वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा अलग से लिख लो, टाइप यही है। लिखो, किसी स्थान पर
किसी स्थान पर 78% लोग 78% लोग चाय पीते हैं, और 65% कॉफी पीते हैं, और 65% कॉफी पीते हैं। यदि 27% लोग न चाय पीते हैं न कॉफी, 27% लोग न चाय पीते हैं न कॉफी, यदि 248 लोग दोनों पीते हैं तो वहां कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कि वहां पर संख्या कितनी थी। पहले जैसा ही है। हम्म। हम्म। 78% लोग तो पीते हैं चाय, और 65% लोग पीते हैं कॉफी, और 27% कुछ नहीं पीते। 27% वो हिस्सा है जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, तो ना वाला डायग्राम बनेगा ना पीने वाला। तो 65% कॉफी पी रहे हैं तो 35% कॉफी नहीं पी रहे होंगे। 78% चाय पी रहे हैं तो 280। अच्छा, ये गड़बड़ हो रही है। अच्छा। चाय वाले कम करो, चाय वाले ऐसे करो 70 कर लो, है ना। ये चेंज करो थोड़ा सा। किसी स्थान पर 70% लोग चाय पीते हैं, तो 70% अगर चाय पीते हैं तो 30% चाय नहीं पीते होंगे। अब 30% चाय नहीं पी रहे हैं, 27 ये आ गए, तो 3% ये बचे चाय ना पीने वाले। 35% ये, 27 ये आ गया तो 8% बचे। अब ये डिजिट भी चेंज करनी पड़ेगी, चलो देख लेंगे। अब ये जो है कोई भी ना पीने वाला, न लिख दिया हमने बस, मतलब ना चाय पी रहे हैं ना कॉफी पी रहे हैं, तो कितने लोग हो गए? 27, 8, 35 और 3 38% ना चाय ना कॉफी वाले हैं। तो दोनों पीने वाले कितने होंगे? 100 में से घटा लो तो 62% दोनों पीने वाले होंगे। ठीक है, 6 चौक 24, हाँ कट गया। दोनों पीने वाले 62 हैं, और दोनों पीने वाले कितने हैं? तो 62% बराबर 248, 1% बराबर 4 के, और 100% बराबर 400। इसका मतलब वहां संख्या जो होगी जिन पर सर्वे किया गया होगा वो कितने होगी? 400 व्यक्ति होंगे, 400 लोग होंगे। बताओ, समझ आया? कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो,
करके देखना, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा जिसमें दिक्कत आ रही होगी वो पूछ लेना फिर, ठीक है। अब इसी में जो है मैंने आपको रेट वाले क्वेश्चन कराए थे, मूल्य वाले स्टार्टिंग में, उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल और कर लो, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, उसको निपटा कर लिया है। मैंने आपको समझाया था कि हम कोई भी किसी भी चीज का जो मूल्य लिखते हैं वो हम कैसे लिखते हैं, रुपए प्रति किलोग्राम करके लिखते हैं, रुपए ऊपर और किलोग्राम नीचे। या हमने ये भी बताया था कि हम रुपए में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो हम रुपए को खर्चा भी लिख सकते हैं, और किलोग्राम में वस्तु हम उपयोग करते हैं तो इसको खपत कह सकते हैं, कंजम्पशन। तो रेट बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, यानी मूल्य बराबर खर्च बटे खपत। ये समझा चुका हूं। अब इसी पर क्वेश्चन किस तरह बनेगा वो लिखो। देखो चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 2250 रुपए में कोई व्यक्ति 2250 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। पच्चीस किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का नया मूल्य बताना है, नया रेट क्या होगा चीनी का। ठीक है। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो। ठीक है, मैं फॉर्मूले बता देता हूं और फिर इसको बेसिक से बताऊंगा। देखो फॉर्मूला ये है, दो फॉर्मूले हैं इसके। एक तो पहले वाला मूल्य, पहले वाला मूल्य, तो पहले वाला मूल्य होगा परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज इंटू रुपीज अपॉन केजी। ये दिख रहा है इधर। तो पहले वाला मूल्य होगा परसेंटेज, जो भी परसेंटेज में वृद्धि या कमी है वो। परसेंटेज में वृद्धि हुई है तो 100 प्लस परसेंटेज लिखा जाएगा, परसेंटेज में कमी हुई है मूल्य में तो 100 माइनस परसेंटेज लिखा जाएगा। ऊपर रुपए और नीचे किलोग्राम। ये आया पहले वाला मूल्य। और अगर हमसे पूछेगा उसमें नया मूल्य, तो आ जाएगा परसेंटेज अपॉन 100 इंटू रुपीज अपॉन केजी। ठीक है, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू रुपीज अपॉन केजी करके पहले, सॉरी नया मूल्य आ जाएगा, न्यू रेट। ठीक है। अब जैसे यहां रेट कम हुआ है तो वो इसको ऐसा भी लिख सकता है घटा हुआ रेट, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, अगर रेट बढ़ता तो वो क्या लिख लेता, बढ़ा हुआ मूल्य। तो जो नया रेट है वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वो कहेगा नया मूल्य बताओ, या कहेगा घटा हुआ मूल्य बताओ, या कहेगा बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। अगर रेट में वृद्धि है तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा, रेट में कमी है तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा। तो एक ही बात है। लिख लिया। अब देखो, अब हमसे क्या पूछा, नया मूल्य पूछा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, परसेंटेज देखो कितना है 10% बटे 100, और रुपए कितने हैं 2250, और किलोग्राम कितना है
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए और 25 से 9 बार 25 नंबर 225, तो ये जो है नया मूल्य आ गया 9 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आंसर है। बताओ समझ आया? तो नया मूल्य हो गया 9 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर पहले वाला मूल्य पूछता तो वैल्यू को हम यहां लिखते। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझ लो। जैसे 10% है तो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/10, और ये कमी है ना, तो आप बता सकते हो ये क्या है? इनिशियल वैल्यू 10, तो फाइनल वैल्यू 10 से 1 की कमी है, 10 माइनस 1 9। अब ये 10:9 इनिशियल और फाइनल वैल्यू किस चीज की है? मूल्य की। बिल्कुल ठीक, ये मूल्य में हुई है ना कमी, तो ये रेट की वैल्यू आई मूल्य की। मूल्य पहले 10 था, बाद में 9 हो गया। समझ आया? अब देखो, एक बात बताओ, रेट में कमी हो गई, उस व्यक्ति के पास 2250 रुपए थे पहले भी और अब भी, तो इसका मतलब पहले भी वो 2250 रुपए खर्च कर रहा होगा, अब भी 2250 रुपए खर्च कर रहा होगा। तो वस्तु का जो दोनों बार खर्च है वो सेम है। तो अब एक बात बताओ, अगर खर्च सेम है, खर्च अगर बराबर है, तो मूल्य और वस्तु की जो मात्रा है, यानी मूल्य और खपत है, वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। इसे ऐसा समझो, आपके पास आज भी इतने रुपए हैं, कल भी इतने रुपए थे। अब क्या हुआ, आप कोई सामान लेने गए, आपने कल खरीदा और उसी हिसाब से उतने रुपए लेकर आप आ जाए, और उस वस्तु के रेट जो है आप बढ़ गए, तो वस्तुएं कितनी खरीदोगे? उतनी खरीदोगे या कम मिलेंगी? उल्टे हो गए एक दूसरे के। या वस्तु का जो मूल्य है वो हो गया कम, तो वस्तुओं की संख्या ज्यादा खरीदोगे अगर उतने रुपए लेकर आए हो तो, है ना? तो ये एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। कौन कौन? मूल्य और खपत। वैसे भी देखो, जब खर्च बराबर है तो यहां 1 लिख लें तो मूल्य बराबर हो जाएगा 1/खपत। तो मूल्य और खपत जो है, यानी वस्तु की मात्रा, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं अगर खर्च बराबर होता है। रटना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले के अनुसार है जो भी है। ठीक है, तो मूल्य का अनुपात तो 10:9 है, तो आप बता सकते हो खपत का अनुपात कितना होगा? खपत मतलब किलोग्राम में ले रहे हैं ना भैया, खपत का अनुपात कितना होगा? 9:10। हमने कहा ना उल्टा है, 10:9 है तो 9:10 हो गया। ये समझ आया? अब एक बात बताओ, उसने कहा 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो 25, यहां देखना कितने किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है? 1 यूनिट। और कितने किलोग्राम ज्यादा है? 1 यूनिट 25 किलोग्राम के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है? नया रेट। तो नया रेट हो या कोई सा भी रेट हो, जब रेट नया है तो वस्तुओं की संख्या भी तो नई पता होनी चाहिए, तो यानी फाइनल। तो बाद में वो कितनी वस्तुएं खपत कर रहा है, कितना यूज कर रहा है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर 250 किलोग्राम। इसका मतलब वो व्यक्ति बाद में 250 किलोग्राम चीनी खरीदता है। कितने रुपए में? 2250 रुपए में 250 किलोग्राम खरीदता है। ठीक है, और रेट ही तो पूछा है, और रेट हम कैसे लिखते हैं? मूल्य, ऊपर रुपए लिखते हैं और नीचे वस्तु की मात्रा लिखते हैं। तो रुपए कितने हैं? 2250, और किलोग्राम कितना है बाद में? 250। 0 से 0, 25 नमा 225, तो 9 रुपए प्रति किलोग्राम। ये कौन सा मूल्य आया? नया मूल्य। आंसर है। अगर हमसे इसने पहले वाला मूल्य पूछा होता ना, तो हम 9 यूनिट निकालते हैं यहां से, यानी 25 नमा 225। इसका मतलब होता कि वो 2250 रुपए में 225 किलोग्राम चीनी खरीद रहा होगा पहले। तो पहला मूल्य कितना होगा? 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 2250 बटे 225। समझ आया? ये हटा दूं फिर फॉर्मूले, देख तो लिए होंगे। बताओ, ये समझ आ गया? कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, ज्यादा शॉर्ट करना चाह रहे हो? ना चाह रहे? चलो एक बार देख लो। उसने कहा 2250 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, और रेट में क्या हुई है? अब एक बात बताओ, रेट में कमी हो गई और आप रुपए भी उतने ही कम कर लो। जैसे रेट में कमी हुई, आप रुपए भी कम कर लो,
तो आप वस्तुएं उतनी खरीद पाओगे जितनी कल खरीद रहे थे, ठीक है। इसका मतलब रुपए कितने थे, 2250 रुपए थे, और रेट में कमी हुई 10% की, तो हम 10% निकाल ले रहे हैं कि 10% हमें 225 रुपए के बराबर आएगा। अगर जितने रुपए हम खर्च कर रहे थे उसमें 10% की कमी कर दें, मतलब 225 रुपए की कमी कर दें, तो ये जो 25 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद रहे हैं ना, ये नहीं मिलेगी। अब ये नहीं मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति अब जो है 225 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी खरीद रहा होगा। भाई हमने कहा कि 225 रुपए कम कर लो, अगर 225 रुपए कम करोगे तो 25 किलोग्राम चीनी ज्यादा जो मिल रही है नहीं मिलेगी। इसका मतलब 225 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी मिल रही है, ठीक है। तो मूल्य कैसे लिखते हैं, रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए 225 और क्वांटिटी 25, तो 25 नमा यानी 9 रुपए प्रति किलोग्राम, ये कौन सा मूल्य होगा अब, यानी नया मूल्य, ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये बताया अपने पहले हाँ है ना, ये चीजें ना याद नहीं रहती लंबे टाइम तक, है ना। आप लोग इसे आज याद रख लोगे, 2-4 दिन बाद फिर भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चैप्टर ही भूल जाओगे बिल्कुल कि परसेंटेज क्या था ना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। चलो लिख लिया, अब नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन और करो फिर बाकी कल करेंगे इसके। देखो गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई व्यक्ति 3850 रुपए में, कोई व्यक्ति 3850 रुपए में 35 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। 35 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो गेहूं का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। गेहूं का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। 250 रुपए प्रति किलोग्राम, अच्छा 22 रुपए, सॉरी अभी देखते। 250 रुपए तो पाकिस्तान में भी ना दिखे मुझे लगे, अभी देखते हैं। देखो आंसर कितना आया, 22 आया, 11 आया, 22 आया सभी का। किसी का नहीं आया हो या कोई और दूसरे मेथड से कर रहे हो, जिसका नहीं आया वो बताओ मुझे। नहीं आया, आ गया, चलो किसी भी तरह कर लो भाई। 3850, 20% की कमी हुई है तो आप पैसे भी कम करो। पैसे कितने कम करो, 3850 का 20% रुपए कम कर लो, तो 20% कितना हो गया, 38 दूनी 76, 177, 770। अगर हम 770 रुपए कम कर लेंगे तो जो 35 किलोग्राम गेहूं ज्यादा खरीदे जा रहे हैं ना, तो ये 35 किलोग्राम गेहूं ज्यादा नहीं खरीदे जाएंगे। इसका मतलब 770 रुपए में 35 किलोग्राम गेहूं खरीदे जा रहे होंगे। और मूल्य कैसे लिखते हैं हम, रुपए प्रति किलोग्राम। अब रुपए कितने हैं 770 और किलोग्राम कितने हैं, तो 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, तो कितना मूल्य आया। अब गेहूं का मूल्य आया 22 रुपए प्रति किलोग्राम, 22 रुपीज पर केजी। ये आंसर हो जाए। बताओ समझ आया, या और किसी तरीके से कर रहे हो, नहीं आया हो तो करके देखना, अगर नहीं आया तो फिर पूछ लेना, ठीक है। लिखो फिर नेक्स्ट।
देखो गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 270 रुपए में 3 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। 3 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है या कम खरीद सकता है। तो गेहूं का पहले मूल्य कितना था? इस बार हमसे क्या पूछ लिया? पहले वाला इनिशियल वाला रेट पूछ लिया कि पहले मूल्य गेहूं का कितना था। करो आप लोग, जो भी तरीका है, जिस तरीके से भी करना चाह रहे हो करो, फिर मैं समझाऊंगा। देखो, जब रेट में वृद्धि हो गई है, मूल्य में वृद्धि हो गई और हमें वस्तुएं उतनी खरीदनी है, तो हमें पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो 270 रुपए थे, तो 270 रुपए का 20% निकाल लो, 27 दूनी 54 रुपए। इसका मतलब अगर हम 54 रुपए और बढ़ा दें तो ये जो 3 किलोग्राम गेहूं कम मिल रहे हैं ना, तो ये 3 किलोग्राम गेहूं कम नहीं मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। इसका मतलब 54 रुपए में अब 3 किलोग्राम गेहूं मिल रहे होंगे। तो अब मूल्य कितना हो जाएगा? रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 54/3, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन ये कौन सा मूल्य होगा? ये नया मूल्य होगा। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा पहले वाला। तो पहले वाला मूल्य जो था, अब जो मूल्य है वो 20% बढ़ के तो आया होगा, जो 20% वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो पहले वाला मूल्य होगा उसको हम अगर 20% बढ़ा दें, 120% कर दें, तब वो नया मूल्य आएगा। और नया मूल्य कितना है? 18। तो 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, और 6 से 3 बार, और 5 दिया 15। तो पहले वाला जो मूल्य आया वो कितना आया? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आंसर है। बताओ, समझ आया? हो जाएगा इस तरीके से? अच्छा, कोई रेशियो वाले तरीके से तो नहीं कर रहे? तो इसी से कर रहे हैं, तो इसी से करते रहो, ठीक है? कर लेंगे। लिखो, एक और लिखो, लास्ट क्वेश्चन करो। चलो, हैं? अच्छा, जल्दी में आओ। अच्छा, चलो फिर एक क्वेश्चन लिख लो। चलो, होमवर्क के लिए लिख लो। गेहूं के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर, गेहूं के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 1600 रुपए में, कोई व्यक्ति 1600 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है, कम खरीद सकता है। 5 किलोग्राम गेहूं कम खरीद सकता है। तो गेहूं का मूल्य, तो गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना बढ़ गया? गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना बढ़ गया, हमें ये बताना है। इस बार थोड़ा सा चेंज है लैंग्वेज में, ठीक है? ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसको करके लाना आप लोग, ठीक है? और कल फिर इसमें एक नया टॉपिक उठाएंगे, ठीक है? चलो, तो फिर आज के लिए इतना रहने दो, बाकी कल करते हैं। ओके, थैंक यू आज।